क्लासेस आलेचार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक चैप्टर 3 संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। भारतीय संविधान तथ्यों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई प्रमुख तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई तत्व ऐसे हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें से विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें और 97वें संविधान संशोधन। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन को 1946 का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा बहुत से परिवर्तन किए गए। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचों को बदलने की अनुमति नहीं देती। संविधान की विशेषताएं में है पहला विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान। ये सही बात है, हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित जैसे कि अमेरिका संविधान और अलिखित जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समृद्ध और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त 8 अनुसूचियां थी। यानी हमारे संविधान के मूल में केवल 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 2016 में एक प्रस्तावना, इसमें एक प्रस्तावना है 2016 में जो परिवर्तन हुआ था 465 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों में करीब 20 अनुच्छेद और एक भाग यानी कि 7वां को हटा दिया और इसमें करीब 90 अनुच्छेद 4 भागों 4 क 9 क 9 ख और 14 क और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा। ये क्या क्या है इसके बारे में हम बाद में डिटेल से अध्ययन करेंगे। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतनी अनुच्छेद और इतनी अनुसूचियां नहीं है जितने कि हमारे भारत देश के संविधान में है। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत ही विस्तृत है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एक संविधान। अब तो जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद हट जाने के कारण हमारे देश में सम्मिलित हो चुका है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों की प्रमुखता। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों तथा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल कर लिया गया है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? विभिन्न स्रोतों में विहित। भारत के संविधान में अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान से लिया गया, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935। अम्बेडकर ने गर्व से ये कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद लिया गया है, यानी बहुत संविधानों का अध्ययन करने के बाद ही हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से तो लिया ही गया है। भारत का दार्शनिक भाग, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निषेध तत्व क्रमशः अमेरिका के संविधान से, यानी मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, तो राज्य की नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का
अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका तथा विधायिका के जो संबंध है वे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संविधान के अन्य प्रावधान कर्नाटक के संविधान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो रूस हो गया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि के संविधान से भी लिया गया है। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, संघ लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं, यानी 1935 के संविधान से ही ये सब लिए गए हैं। संविधान के आने से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम में या फिर इससे मिलते जुलते ही हैं। तीसरा विशेषता है नम्यता या अनम्यता का समन्वय। संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या लचीला संविधान भी बोल सकते हैं। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं अमेरिका का संविधान। अमेरिका संविधान में कोई भी संशोधन किया जाता है बहुत ही विशेष प्रक्रिया की जाती है। और लचीला संविधान यानी नम्य संविधान वह संविधान है जिसमें किसी आम कानून का निर्माण किया जा सके, जैसे ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान में आता है। भारत का संविधान न तो लचीला है न ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला-जुला मिश्रण है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन से संविधान को विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है, तो वे हैं दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा प्रत्येक संसद में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो, यानी विशेष बहुमत में ये दोनों आते हैं। वह है कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से भी संशोधन किए जा सकते हैं। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही आते हैं। चौथा इसकी विशेषताएं है एकात्मकता की ओर झुकाव के शासन की व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है जिसमें संघ के सभी आम लक्षण होते हैं। संघ के लक्षण में क्या क्या आएगा? यहाँ दो सरकार है, एक केंद्र की, एक राज्य की, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और बहुसदनीय व्यवस्था है। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र है, एक संविधान है, एकल नागरिकता है, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी राज्य को संघ से इसको दिखाना यहाँ पे इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। एकात्मकता की भावना में संघ और संघ केसी वेरे ने दिए हैं। वार्गेनिंग फेडरलिज्म ने मॉरिस जोन्स को ऑपरेटिव फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। पांचवी विशेषता है हमारे संविधान की सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन से संसदीय तंत्र को अपनाया, यानी ब्रिटेन में जिस पर दो सदन है, हमारे भारत में भी दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों की भी शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्ट मिनिस्टर रूल, उत्तरदायित्व सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है? और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति,
बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले संसद का विघटन लोकसभा अथवा विधानसभा। छठी विशेषताएं है इसकी संसदीय संप्रभुता एवं सर्वोच्च न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया। इसी में देखिए कटकोर और लचीला तो दोनों का इसमें आ गया। संप्रभुता लिया गया संसद की संप्रभुता जहाँ ब्रिटिश संसद लिया गया है, और वही सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के संविधान से लिया गया। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या अनुच्छेद 21 में वर्णित है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा का शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी असंवैधानिक शक्तियों के द्वारा संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। सातवां इसकी विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी भारतीय संविधान में एक ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है जो कि एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारतीय न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की है। राज्यों में उच्च न्यायालय और इसके नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत और निचली अदालत न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक भी है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे संविधान न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा है, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्त है, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन है, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक है, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक है, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना भी इसकी शक्ति है। इसके अलावा हमारे संविधान की विशेषता है मौलिक अधिकार, जो संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 है। सबसे मुख्य जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अभी बहुत अधिक है, भारत के नीति निर्देशक तत्व भी है। ये देखिए जैसे रक्षा के लिए वृद्धि प्रतीचीकरण है, परमादेश से प्रतिषेध है, अधिकार विच्छा है और उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये परिवर्तनीय भी है। इन्हें संसद संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्ति कर सकती है, लेकिन केवल 2 अनुच्छेद 20 और 21 ये समाप्त नहीं कर सकती है। 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा के दौरान इसे समाप्त किया जा सकता है। केवल 20 और 21 ही अनुच्छेद समाप्त नहीं किया जा सकता है, जो हमारे जीवन का अधिकार है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगली विशेषता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इसका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इसे मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है: सामाजिक, गांधीवादी तथा उदारवादी। नीति निर्देशक तथ्यों का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। राज्य इसे मान भी सकता है, लागू भी कर सकता है और नहीं भी लागू कर सकता है। राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। मिनर्वा मिल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। चौथी विशेषता है मौलिक कर्तव्य, जो 11 हो गए हैं इस समय। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में मूल में नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, लेकिन यह सब पूछा जाता है। स्वरसिंह समिति आप याद कर लीजिएगा। स्वरसिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल जब हुई थी तब इसे लागू किया गया है। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है और यह अनुच्छेद 51 क में है, 51 क में है। ये पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4 में, 4A में, भाग 1 में, 4A के भाग 1 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य 11 है। इसमें इसका डिटेल नहीं है। चलिए, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का अगली विशेषता है भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यानी भारत का कोई भी संविधान का कोई भी धर्म नहीं है। यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। कैसे हमको पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है? कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे 1976 कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना एवं विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तीसरा क्या है? किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में वर्णित है। अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 25 में है हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने, एक्सेप्ट करने या पूजा अर्चना करने का उन्हें समान अधिकार होगा। अनुच्छेद 26 में इसी तरह कहा गया है कि हर धार्मिक समूह या इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता मिलेगी, उन्हें छूट होगी। 28 में कहा गया किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार का धार्मिक निर्देश नहीं दिया गया है कि आप धार्मिक शिक्षा ही कराइए। नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दे दिया गया है। अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 20 में अल्पसंख्यकों को अपने पसंद की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है। सभी राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 44। इसके अलावा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें है भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता एवं संपन्नता इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान का उसे अधिकार है।
1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा तथा 1988 के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 हो गई। ये पूछता है क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष हो गई? तो आप 61वें संविधान संशोधन पर टिक कर देगा। देश के बृहत आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक सराहनीय प्रयोग था। एकल नागरिकता देख लेते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल और 2 लक्षणों एकल और संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, यानी हम भारतीय नागरिक हैं। हम किसी राज्य के नागरिक न होकर हम भारत के नागरिक हैं। ये हमारे भारत की एकता को दर्शाता है। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि उसे राज्य की भी नागरिकता होती है। पहले उसे राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिकार मिलते हैं, फिर उसे राज्य सरकार द्वारा मिलते हैं। लेकिन भारत में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में सभी नागरिक, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हो, वो संपूर्ण देश के लिए भारतीय ही होगा। स्वतंत्र निकाय भारतीय संविधान में केवल विधायिका, कार्यपालिका एवं सरकार न्यायिक अंग ही है उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपातकालीन प्रावधान, आइए ये देख लेते हैं। आपातकालीन प्रावधान में है संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपात, राज्यों में आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल यानी युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह पैदा हुई तो राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 352 में। राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन कब लागू होगा? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने का अनुच्छेद 356 के तहत या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर 356 के तहत राज्य में आपातकाल घोषित हो सकती है। वित्तीय आपातकाल भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो तो 360 के अनुसार अभी कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता जो होती है केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में हो जाता है। राज्य को केंद्र के आदेशों का पालन करना पड़ता है। इसमें संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। कोई संशोधन नहीं होगा। अगर आपको कोई आपातकाल होता है तो डायरेक्ट देश का पूरा किसके अंडर में आ जाता है? केंद्र सरकार के अंडर में आ जाता है। त्रिस्तरीय सरकार देखते हैं। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र और राज्य तथा संगठन के संबंध में प्रावधान जो है केंद्र और राज्यों की शक्तियां अंतर्निष्ठ है। बाद में 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत 3 स्तरीय निकायों को अपनाया गया है, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। संविधान के एक नए भाग 9वें तथा एक नई अनुसूची 11वीं को जोड़ दिया गया है। कब जोड़ा गया? 92 में 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन को 9A में जोड़ा गया है और नई अनुसूची 12वीं जो शहरी स्थानीय सरकारों को प्रदान की गई है। अनुच्छेद ये जरा इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। जैसे भाग ये है, भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य। कितने अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में देखिए नागरिकता है विषय, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राष्ट्रीय नीति निर्माण तत्व है जो 36 से 51 तक। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है जो 51 क में है। भाग 5 में संघ सरकार है। संघ सरकार में
52 से 151 तक। अध्याय का कार्यपालिका से संबंधित है 52 से 78। अध्याय 2 संसद से संबंधित है 79 से 122 122 तक। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, यानी राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां दी गई हैं 123 में। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका शक्ति है 124 से 147 में। अध्याय 5 में नियंत्रण, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है। और भाग 6 में देखिए राज्य सरकारें हैं। ये अक्सर पूछा जाता है कि भाग 6 में आपके क्या है, तो आप बोलिएगा भाग 6 में राज्य सरकार है। भाग 6 भाग 6 में आपकी राज्य सरकार है 152 में है। अध्याय 1 में साधारण है 152 से 237 तक। अध्याय भाग 6 में ही अध्याय 2 में कार्यपालिका है आपका कार्यपालिका 153 से 167 तक। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल है 168 से 212 तक। और भाग 4 में अध्याय 4 में आपकी राज्य की विधायिका शक्तियां जो 213 है। 123 आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, 213 आपकी राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। अध्याय 5 में आपकी क्या है, राज्यों के उच्च न्यायालय जो 214 से 232 तक है। भाग 6 के ही अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय है जो 233 से 237 तक है। अब भाग 7 में देखिए क्या है, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख निस्तारण है, ये निरस्त हो चुका है। भाग 7 में हो चुका। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है जो 239 से 242 तक है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 8 में आपके हैं संघ राज्य क्षेत्र जो 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायतें हैं जो 243 से 243 अड़वा तक है। भाग 9 क में न्यायपालिका है 243 त से लेके 243 छ तक। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, आप लोग ले सकते हैं। भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं 243 जेड एच से 243 जेड ई। भाग 10 में संघ एवं जनजाति क्षेत्र है 244 से 244 क। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है 245 से 263 तक। भाग 11 के ही अध्याय 1 में विधायी शक्तियां हैं जो 245 से 255 तक है। भाग 11 के ही अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है जो 256 से 263 तक है। अब भाग 12 में आपकी क्या है, वित्त संपत्ति निविदाएं एवं वाद है। देखिए 264 से 301। अध्याय 1 में है वित्त है 64 से 91 तक 291 तक। अध्याय 2 में ऋण लेना है 92 से 93 तक 292 से 93 तक। अध्याय 3 में संपत्ति निविदाएं अधिकार बाध्यताएं एवं वाद है 94 से 3 तक। संपत्ति का अधिकार जो इसमें था 300 में जो हट गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। अब भाग 13 में आपके भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम है 301 से 307 तक। भाग 14 में संघ और राज्य की अधीन सेवाएं हैं, संघ और राज्य की अधीन सेवाएं 308 से 323 तक है। 14 में है अध्याय 1 में जो सेवाएं हैं वे 308 से 314। अध्याय 2 में 315 से 323 तक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 315 किससे संबंधित है, तो लोक सेवा आयोग से संबंधित है। किस भाग में, भाग 14 में। भाग 14 का अधिकरण है 23 से लेकर 223 323 तक।
भाग 16 में आपके कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 से 342 तक। अब राजभाषा भाग 17 में है, राजभाषा है आपका 343 से 351। संघ की भाषा 343 से 344, प्रादेशिक भाषा 345 से 343, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषा 348 से 349 तक। विदेशी विशेष निवेश क्या है आपका 348 से 349, 300 ये आपका ये और ये आपात उपबंध भाग आपके 18 आपात उपबंध से संबंधित है। 18 भाग आपके आपात उपबंध से संबंधित है। 19 आपका प्रकीर्णन है। 20 आपका संविधान का संशोधन है। 21 आपका अस्थायी संक्रमणी व विशेष उपबंध है। 22 आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रावधान है। इसी के साथ ये वीडियो मैं कुछ करना चाहती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।